नमस्ते। आज हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट अकाउंटिंग की, ठीक है। जिसमें हम ये देखेंगे कि जब आप अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, यानी जब अपने फाइनल अकाउंट बनाते हो, जैसे आपने देखा कि सबसे पहले क्या होता है, कोई लेन देन होती है, उसकी एक एविडेंस होता है, इनवॉइस होता है, बिल होता है, आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उससे आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हो। फिर जर्नल एंट्री से आप लेजर बनाते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अकाउंट्स बनाते हो। फिर उन अकाउंट्स के बैलेंसेस आप निकाल के कहाँ ले जाते हो, ट्रायल बैलेंस में ले जाते हो। फिर ट्रायल बैलेंस से आप प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हो, तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, राइट। तो जब ये आप बनाते हो तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका आपको एडजस्टमेंट करना होता है, जिनका आपको ट्रीटमेंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जब आप बना रहे थे, आपको पता चला कि आपके बैड डेट्स हो गए। 100 का अगर आपका डेटर था, यानी जिससे आपको पैसे मिलने थे, उसमें से 2 रुपए नहीं मिलेंगे, तो आपके बैड डेट्स हो गए। या कुछ चीजें आउटस्टैंडिंग है, मतलब कुछ बकाया है, या कुछ आपका एडवांस आपने दिया, वो सब आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ प्रोविजन बनाना पड़ गया हमें जब हम बना रहे थे, तो ये सारी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, सो दैट हमारा प्योर, कंप्लीट, ट्रू एंड फेयर व्यू देने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन पाएगा, एक्यूरेट वन, टू द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेशन, ठीक है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। एंड इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और हम साथ में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम आज? एडजस्टमेंट देख रहे हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। जैसे कि वही है कि जब, और अच्छा एक चीज और ध्यान देना है कि एज यू आर अवेयर कि हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो उसके कुछ एजम्पन्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। लाइक हमारे पास एक्रूअल एजम्पन्स है, या फिर हमारे पास प्रूडेंस है कि हमें फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉसेस वगैरह को, एक्सपेंसेस वगैरह को कंसीडर करना है, इनकम को नहीं करना है जब तक आप 100% श्योर ना हो जाए इनकम के केस में। बट अगर एक्सपेंसेस में आप श्योर हो, आपको लगता है 50% प्रोबेबिलिटी है, तो आप प्रोविजन बना लो। अगर आपको अमाउंट नहीं पता, तो अगर आप, बट आपको लगता है कि आप होगा, आपको लगता है कि 50% होगा, तो आप प्रोविजन ही बना लो, बट कर लो उसको ट्रीटमेंट्स, ठीक है, सो दैट ट्रू एंड फेयर व्यू आता है। या फिर आपने आउटस्टैंडिंग, या फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है ना कि जिस ईयर की इनकम उसी ईयर का लॉस, या जब का इनकम तब का लॉस, यानी अगर मेरी इनकम इस समय की है तो उस इनकम को अर्न करने में जितने भी मुझे एक्सपेंसेस लगे वो उसी समय रिकॉर्ड करो जब वो इनकम आप रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी इनकम को फॉलो करेगा उसका एक्सपेंस, ठीक है। तो यानी उस इनकम को अर्न करने में जो भी एक्सपेंस लगे हैं, वो एक्सपेंस उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि हमें जब भी हम अकाउंटिंग पीरियड के लिए, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हमारे कुछ एजम्पन्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। और हमारे कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जिसको हमें एक्सक्लूड इंक्लूड करना होता है, जिसका हमें ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। ओके। अब जब भी हम ये एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, राइट, तो हमें कुछ बेसिक एजम्पन्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा, थोड़ा इजी पड़ेगा, और आपको लाइक जब क्वेश्चन हमें देगा एग्जाम में, तो आपके जब बेसिक बेसिक एजम्पन्स क्लियर रहेंगे कि ये है तो इसका मतलब ये है, ये है तो इसका मतलब ये है, तो आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैंने वो आपको थोड़ा सा पहले बताने की कोशिश करी है। तो जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बता दो पहले। तो आपको क्या होगा, जैसे ट्रायल बैलेंस दे देगा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में इन्फॉर्मेशन देगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर इन्फॉर्मेशन दे देगा एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और बोलेंगे कि आप सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ पढ़ना है, अभी हम देखेंगे इसके क्वेश्चन। तो एजम्पन्स क्या है वो देख लेते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे फिर से इस एजम्पन्स को रिपीट कर लेंगे तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा। बट अभी के लिए आपको क्या करना है कि एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इफ द कहता है कि अगर ट्रायल बैलेंस में आपको कोई बैलेंस दे रखा है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको कोई बैलेंस दे रखा है, तो आपको ये मान के चलना है कि उसका ट्रीटमेंट, उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट होता है, कोई काम होगा, कोई चीज होगी, तो उसका दूसरा इम्पैक्ट ये जगह हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है सारे आइटम एज अ बैलेंस दिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस में। तो अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में दिखा रखी है, तो यानी उसका एडजस्टमेंट, उसका ट्रीटमेंट हो रखा है, आपको नहीं करना कुछ, ठीक है। बट अगर आउटसाइड है ट्रायल बैलेंस के, तो आपको एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी वो आपके पास फ्रेश ट्रांजेक्शन, फ्रेश इवेंट या फिर घटना हुई है, इसका आपको ट्रीटमेंट करना है अकाउंटिंग में, वो अभी हुआ नहीं, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी है, उसका वही मतलब है। डन। अच्छा एक चीज हमें और देखना है कि अगर कोई प्रोविजन, अगर कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन करते समय, कि अगर कोई प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, अगर कोई प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो आपको ये मान के चलना है कि वो ओल्ड प्रोविजन है, यानी वो पहले का बना हुआ प्रोविजन है। तो जब हम कोई प्रोविजन बनाते हैं, उस समय जो ट्रीटमेंट होता है, जो इम्पैक्ट होता है, वो सब पहले हो चुका है। अच्छा जब प्रोविजन बनाते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए प्रोविजन क्या होता है, प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट के ऊपर एक्सपेंस होता है, यानी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, चार्ज होता है, ठीक है। घाटा होता है प्रोविजन हम बनाते हैं, क्योंकि हम आने वाले खर्चों के लिए बना रहे हैं, वो खर्चा होने ही वाला है, मतलब इस ईयर का जो खर्चा है वो भी तो है,
बट और भी खर्चा है, वो बस होने वाला है, अभी हुआ नहीं, बस होने ही वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए एक्सपेंस हो गया, चार्ज हो गया। तो जब हम बनाते हैं प्रोविजन, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां से प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है, तो देखो अगर आपके पास कोई भी एक्सपेंस होता है, कोई भी लॉस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड ले जाते हो ना, मतलब आप अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हो, तो राइट। तो जब भी हम प्रोविजन बनाते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या होता है, कम हो रहा था, यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है। आपका क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो खर्चे का हम खर्चे का जो नेचर है, मान लीजिए आपने प्रोविजन किसी भी चीज के लिए बनाया, तो वो खर्चा डेबिट हो गया, फिर वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो खर्चा कम होकर कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही तो होता है जो सब बियर करता है, ठीक है। सारे खर्चे जो डेबिट, सारे खर्चे डेबिट 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 होते हैं, ठीक है। उन सारे खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अपने अंदर ले लेता है। तो वो सारे खर्चे क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि वहां मतलब एक तरह से आप ये समझो कि रूप बदल रहा है। जो खर्चे इंडिविजुअल अपने अपने नाम से शो हो रहे थे, वो अब शो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। यानी उनका जो एग्जिस्टिंग रूप है, जो अपना पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम है, वो कम हो जाएगा, वो हट जाएगा। और कौन सा नाम आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो खर्चे जो डेबिट हो रखे हैं अपने अपने नाम से, वो हट जाएंगे। हटाने के लिए उनको क्या करेंगे, जिस रूप में उनकी एंट्री हुई है उसका अपोजिट कर देंगे। और किस रूप में एंट्री हुई है, डेबिट रूप में सारे एक्सपेंसेस की, वो हो जाएंगे क्रेडिट। और कौन डेबिट हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट, क्योंकि जब तक आप उन खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाओगे नहीं, आप निकालोगे कैसे। तो अल्टीमेटली हमें सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाना है, और हम ऐसे हमें सारी चीजें बैलेंस शीट में लाने हैं, ठीक है। वही तो फाइनल बुक बनेगा। ओके। तो हमने ये देखा कि अगर कोई भी आपने प्रोविजन बना रखा है, तो आप मान के चलो कि पहले ही बन रखा है, यानी पहली एंट्री क्या हो चुकी है, पुरानी ही बनी हुई है। तो पहली एंट्री क्या हो रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी जिस खर्चे के लिए बना है प्रोविजन वो खर्चा। इन टू में प्रोविजन आपके लिए एक तरह से लायबिलिटी होता है, क्योंकि आप फ्यूचर में यूज करने वाले हो, ठीक है। टू प्रोविजन अकाउंट, टू प्रोविजन अकाउंट, ठीक है। तो आप फ्यूचर में यूज करने वाले हो, तो टू प्रोविजन अकाउंट हो गया। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो गया, आपका प्रॉफिट कम हुआ है, तो आप उसको डेबिट कर दो, एक तरह से आपका खर्चा ही है, इनडायरेक्टली आपका एक खर्चा ही है। तो खर्चा अकाउंट डेबिट, वो खर्चा अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी वो खर्चा कम होके कौन आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वट एवर थिंग्स यू आर क्रिएटिंग फॉर, ठीक है। ओके। तो आपको बस सिंपल क्या समझना है जेमिसन्स में अभी के लिए, कि अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है तो उसका ट्रीटमेंट हो रखा है, वो उसका जो भी इम्पैक्ट होता है डुअल एस्पेक्ट कोरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट अकाउंट में, वो जा चुका है। दूसरा, अगर कोई आउटसाइड दे रखा है, तो आपको मान लिया फ्रेश इन्फॉर्मेशन है, इसका भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो हमें करना है, उसके अकाउंटेंट हमें बना दिए गए हैं, ठीक है। ओके। और एक है कि अगर प्रोविजन आपको दे रखा है ऑलरेडी, क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड ही होगा, क्योंकि प्रोविजन के बैलेंसेस क्या होते हैं, प्रोविजन का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि दिस इज जस्ट टाइप ऑफ लाइबिलिटी, बस हमें अमाउंट नहीं क्लियर है, तो हमने उसका नाम प्रोविजन दे दिया, जिससे हम बाइफरकेट कर पाए कि ये लाइबिलिटी है, यानी जहाँ पे आपको पता है ये होना है, ये खर्चा होना, साथ में कितने अमाउंट का होना है वो भी पता है। बट एक जगह हमें पता है ये होना है, ये खर्चा होना, बस अमाउंट थोड़ा सा पता नहीं है जी, तो हमने बस प्रोविजन नाम दिया, सो दैट वी कैन बाइफरकेट। तो ये भी अल्टीमेटली है आपके लिए क्या, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है तो उसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड दिखाई जाएगी डेफिनेटली, हमने पीछे जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसमें हमने दिखाया था प्रोविजन को क्रेडिट साइड, तो हम बस यहाँ पे रिपीट करें सो दैट थोड़ा सा फ्रेशली आपको याद हो जाए चीजें, ठीक है। ओके। इफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको न्यू प्रोविजन मानेंगे डेफिनेटली। एडिशनल मतलब क्या, आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस है, तो हम उसको न्यू मानेंगे। न्यू मानेंगे तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे वो जो कि होना चाहिए, यानी पहले ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान देना है, आप ये बताइए, प्रोविजन आपने बना लिया, आपने कोई खर्चा एक्सपेक्ट किया, जैसे आपने माना कि आपके पास डेटर्स हैं 100 रुपए के, और आपने देखा कि आपको डाउटफुल है 2 रुपए नहीं आएंगे, तो आपने आज ही प्रोविजन बना लिया 2 रुपए का, यानी आज ही आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कम कर लिया, आज ही आपने खर्चा मान लिया, लॉस मान लिया उसको, यानी आपका प्रॉफिट कम हो गया, राइट। तो कल को जब सच में वो बैड डेट हो गए, वो चीज, वो खर्चा, वो लॉस, वो एक्सपेंस जिसके लिए आपने आज प्रोविजन बनाया, कल को जब वो हो जाएंगे, तो आप अपने मेन इनकम से फिर से वो खर्चा बुक करने जाओगे, जो पिगी बैंक बना रखा है उसमें से निकालोगे, डेफिनेटली पिगी बैंक में जाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके लिए अमाउंट असाइड कर दिया ना। तो आप प्रोविजन जो आपने बना रखा उसमें से उस खर्चे को, उस एक्सपेंस को एब्जॉर्ब करोगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ऑलरेडी प्रोविजन के रूप में पैसा निकल चुका है, ठीक है। बट अगर अकाउंट नहीं, मतलब प्रोविजन नहीं है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा फोर्थ से, या फिर प्रोविजन कम पड़ गया, तो डेफिनेटली फिर कहाँ जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो जाओगे, राइट।
तो बस ये थोड़ा सा घुमा के तरीका लाया गया है एक्सपेंसेस या लॉसेस को दिखाने के लिए इन केस ऑफ प्रोविजन आर देयर। क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा, जितना समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो भी कोई इशू नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं। ओके, सीधे हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? तो एग्जाम्पल हमारे पास कहता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन बना है, एज ऑन नहीं बनता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था क्यों एज ऑन बनता है। ठीक है, आपके पास हेड्स हैं, मतलब आपके पास डेबिट बैलेंसेस हैं, सन्डी डेटर है, आपके पास क्रेडिट बैलेंसेस हैं, कुछ नहीं है, बैड डेट्स है। देखो, सन्डी डेटर क्या होता है? डेटर मतलब वो जिससे आपको पैसे मिलने हैं, डेटर मतलब वो जिससे आपको पैसे मिलने हैं, ठीक। अब जो पैसे मिलने हैं तो आपके लिए संपत्ति है ना, आपका हक है उस पर्सन के ऊपर, वो आपको पैसे देगा, तो आपका नेचर क्या हो गया? एसेट हो गया। एसेट का नेचर क्या हो गया? डेबिट। डेबिट, तो इसका बैलेंस डेबिट दिखा रखा है। बैड डेट्स का मतलब क्या हो गया? लॉस एक्सपेंस, आपका बैड डेट्स हो गया, अब आपको पैसे नहीं मिलना। बैड डेट्स इज काइंड ऑफ एक्सपेंस, काइंड ऑफ लॉस फॉर यू, एंड एक्सपेंस लॉस का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो इसका हमने डेबिट दिखा रखा बैलेंस, ठीक है, ये हमने थोड़ा सा क्या रिवाइज कर लिया, ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे एग्जाम में आते हैं, आगे करेंगे अभी, ठीक है। ये आपके पास दे रखा है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर, ओके, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो मतलब ये जो 2000 का बेड डेट्स हो गया वो आपका ऑलरेडी एडजस्टेड है। देखो, जब आपके पास बेड डेट्स हो जाते हैं तो क्या एंट्री होती है? बेड डेट्स का मतलब आपका एक्सपेंस, आपका खर्चा। बेड डेट्स यानी एक्सपेंस बढ़ा, खर्चा बढ़ा, लॉस बढ़ा, तो वो डेबिट होगा। तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, राइट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, ये जनरल एंट्री होती है। और टू, क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा आपका डेटर, क्योंकि आपका डेटर जो 100 रुपए से मान लीजिए चमक रहा था, उसमें से आपने देखा कि 2 रुपए नहीं मिलेंगे, कंफर्म हो गए, लॉस हो गया। तो 2 रुपए का जो खर्चा हुआ है उससे 2 रुपए से आपके सन्डी डेटर भी तो कम होंगे, तो सन्डी डेटर जो कि एक एसेट होता है आपके लिए, वो उसका नेचर डेबिट होता है, वो बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। वो घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। वो घट रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री ये बनी, ठीक है, यानी बैड डेट्स की वजह से आपके सन्डी डेटर कम हो जाते हैं। तो हमारा 2000 ट्राई बैलेंस के अंडर है, यानी ये सब एंट्री, ये सब एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। यानी अगर मैं आपको फिर से समराइज करूं तो हमारा जो डेटर था ना, वो हमारा था 1,02,000 का, और बेड डेट्स हो गए 2,000 के, वो एडजस्ट करके हमारे पास 1 लाख का है। तो ये सब कहानी करने के बाद ये ट्रायल बैलेंस आपको बनाए, क्योंकि विद इन द ट्रायल बैलेंस तो मान के लेंगे सारी कहानी हो चुकी है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये बाहर दे रखे हैं ट्रायल, इसके ट्रायल बैलेंस है, यानी ये हमारे पास फ्रेश फ्रेश इन्फॉर्मेशन आई है, इसका भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इसके अकाउंटेंट आपको बनाए गए, कह रहे चलो ये लो एंट्री और करो, आपने पढ़ा ना अकाउंट क्लास इतने दिन से, करके दिखाओ इसके अंदर, इम्पैक्ट करो इसका, ठीक है। ओके, तो अब हम करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहला है राइट ऑफ 1,000 एज फर्दर बेड डेट्स। आपने राइट ऑफ किया है, राइट ऑफ का मतलब हो गया आपको पता लगे कि फर्दर कंफर्म हो गया कि इतने भी हमारे और अमाउंट के बेड डेट्स हो गए, यानी आपका खर्चा हो गया, लॉस हो गया, आपको नहीं मिलना, यू आर श्योर नाउ, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो कितना है? 1000, ठीक है, ये बस इंफॉर्मेशन है। आगे देखते करना क्या है। आगे कहता है टेल, बताइए अमाउंट, टोटल अमाउंट, क्या बताइए? टोटल अमाउंट टू बी चार्ज टू पेरल। पेरल में कितना चार्ज किया जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस मतलब वो आपका अकाउंट जिसमें इनकम जाती है, जिसमें लॉस जाता है, एक्सपेंस जाते हैं। इनकम जैसी चीज तो यहाँ कुछ देखने नहीं है, तो ये पूछना चाह रहा ना, ये चार्ज भी बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपका कितना खर्चा, कितना लॉस जाएगा टोटल, ठीक है। एंड सन्ड्री डेटर की वैल्यू बताइए फॉर द ईयर, और आपके पास सन्ड्री डेटर कितने के बचे हैं इस ईयर के लिए, ठीक है। अगला है सो, ये थर्ड पॉइंट मैंने अपनी साइड से दे दिया सो दैट आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, कि इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड जब आप एक्सट्रैक्ट देखोगे, अकाउंट को देखोगे, ठीक है। आपको क्या बनाना है? एक्सट्रैक्ट बनाना है, यानी बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट इस पार्ट के लिए, इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो मेन आपका ये है जो एग्जाम में जो आते हैं वो कहता है कि आपको टोटल अमाउंट बताना जो चार्ज होगा पीएनएल में। ओके जी, पीएनएल में कितना जाएगा? देखो, यहाँ पे कहीं पे क्या कोई प्रोविजन है? नहीं, यानी अगर कोई एक्सपेंस, कोई लॉस होता है तो वो सारा का सारा डायरेक्टली कहाँ से जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। वो सारा एक्सपेंस लॉस आपका क्या कम करेगा? डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आपने पहले कोई प्रोविजन बनाया नहीं रखा है। अगर पहले कोई प्रोविजन बना रखा होता और वो पुराना प्रोविजन होता, इस साल का नहीं, पुराना प्रोविजन होता, तो आप उस प्रोविजन से एडजस्ट कर लेते, यानी उसका खर्चा आपने लास्ट ईयर ही दिखा दिया, तो आप इस बार फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले जाओगे। तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना ले जाके प्रोविजन से एडजस्ट कर दोगे। वो क्वेश्चन अगेन आगे करेंगे, बट अभी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, यानी जितना भी खर्चा लॉस हुआ सब कहाँ से चार्ज होगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस सारे दिखते हैं, आपके प्रॉफिट दिखते हैं, वहीं पे आपके प्रॉफिट आता है, वहीं पे आपका एक्सपेंसेस आएगा, लॉसेस आएगा, वो सारा जब नेट करोगे तभी तो निकलेगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन और जल्दी में हो सकता है, शॉर्ट में हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग कि इसमें जो जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको मैं फर्दर फिर से बता दूं, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए और आप एक होलसम वे में समझ पाओ चीजें। आई नो ये टाइम ले रहा है, बट ये आपके लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भूला बिसरा होगा जो पीछे का है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो वो क्लियर, वो रिमेम्बर हो जाएगा। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पीछे से जो भी क्लासेस है ना वो देखते हुए आए अच्छे से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट यहाँ फर्दर बिल्डअप हो जाएगा, फर्दर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चार्ज बताना, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई प्रोविजन नहीं है, तो सब कुछ जितना भी खर्चा लॉस हुआ सब यहीं पे पीएनएल में चार्ज होगा। तो देखिए, हमारा दे रखा है कि 2000 हमारे पास, हमने मान लिया था इस ईयर में कि 2000 नहीं मिलेगा, ये हमारा एक्सपेंस है, लॉस है, ठीक है, ये हमारा लॉस हो गया। साथ में जब हम बनाने लगे अपने अकाउंट्स, अपने फाइनल स्टेटमेंट जब बनाने लगे, तो हमें पता लगा 1000 और है जो नहीं मिलेगा, तो प्लस 1000 और हो गया। ठीक है, तो टोटल आपका 3000 ऐसा हो गया जिसका आपको लॉस हो गया, जो आपका लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, अब टोटल 3000 है। 2000 पहले हो रखे थे, जब आप आज एट द एंड पे बना रहे थे अपना, तो आपको पता लगा कि अच्छा 1000 तो और नहीं मिलेगा, तो ये भी तो लॉस हो गया ना इसी ईयर का। ठीक है, आपको भी कंफर्म हो गया कि जाने मिले, तो टोटल 3000 है जो इस समय के, इस ईयर के, इस अकाउंटिंग पीरियड के हमारे पास लॉस है। ये पूरा का पूरा 3000 कहाँ हो जाएगा? ये पूरा का पूरा 3000 जाएगा पीएनएल में, क्योंकि कोई प्रोविजन, कोई पिग्गी बैंक, कोई अमाउंट आपने सेट असाइड नहीं कर रखा है जो पहले का हो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। कहता है सन्डी डाटा बताओ। सन्डी डाटा हमारे पास 1 लाख है, जो नेट हमारे पास बचा हुआ था, जितनी इन्फॉर्मेशन पहले थी उसके बेस पे 1 लाख है। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आई, जो नई नई आई, जब आपने फाइनल अकाउंट बना रहे हो उस समय आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है कि 1000 ऐसे हैं जो लोग नहीं देंगे, 1000 की वैल्यू वाले लोग हैं जो नहीं देंगे हमें, तो 1000 और कम हो गया, 1000 और कम हो गया, तो आपका 99,000 बन गया। तो अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई 3000 तो आपका ये पीएनएल का हो जाएगा जो चार्ज होगा, और 99,000 आपका बन जाएगा सन्डी डेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं तो देखो ऐसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपके सारे खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, और क्रेडिट साइड में आपकी इनकम आती है। तो हमें बस इस पार्ट के जो इन्फॉर्मेशन दी है उस पार्ट के लिए बस ट्रीट एक्सट्रैक्ट बनाना है। ठीक है, तभी तो हमने देखा एक्सट्रैक्ट बनाना है। तो बेड डेट्स हमारे पास पहले से भी पता है 2000, जब अकाउंट हम बना रहे थे, अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, तो 1000 और भी हो गए, कंफर्म की नहीं होगा, तो टोटल हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कितने हो गए? 3000, जो एज अ लॉस हमारा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि लॉस एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, तो वो सारे एज अ डेबिट बुक हुए होंगे। जब बुक हुए होंगे, अब ये सारे निकल के कहाँ आ जाएंगे? सारे एक्सपेंसेस लॉसेस का रूप बदल के आप उस सबको पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉस एक्सपेंसेस अपने अपने नाम से बुक हुए होंगे, सारे डेबिट बुक हुए होंगे, राइट? अब इन सबका रूप हटा के एक नाम दे दो, इनका नाम दे दो प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सारा हट जाएगा, सारा हट जाएगा। अकाउंटिंग में हटाने के लिए मिटाते नहीं है, इरेजर से इरेज नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं? अपोजिट एंट्री कर देते हैं। ठीक है, कोई चीज डेबिट है जो नहीं होनी चाहिए थी, या उसको नहीं करना है, तो हम उसको इरेज नहीं करते, अरे ये मिटा दो, नहीं, उसको हम अपोजिट एंट्री करके रिमूव करते हैं। ठीक है, दिस इज अ वे यू कैन से ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अल्टीमेटली पेनल अकाउंट डेबिट जगह, तो इस अकाउंट के एक अकाउंट होता है, तो उसके डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस आ जाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में आपका सन्डी डेटर्स आपका 1 लाख का था, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले थी फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, वो सारा आपने एडजस्ट करके 1 लाख आपके पास बचे थे। जब आप बनाने लगे आपको पता लगा अरे 1000 और भी है, तो ये भी माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 99,000। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी अच्छी हम कर लेंगे, एग्जाम क्वेश्चन उतने इजी से हम टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम के क्वेश्चन जो आए हैं उस पर जाने से पहले मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है? फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट, ये थोड़ा सा आपको हिस्सा दे रखा है ट्रायल बैलेंस का, एज ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 को आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो आपको आपके ट्रायल बैलेंस में दे रखा है सन्डी डेटर। सन्डी डेटर यानी ऐसा जिसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। जिसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट, यानी नेचर डेबिट होता है, तो आपको दे रखा है 4,10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज नेचर लायबिलिटी वाला, यानी क्रेडिट, तो इसका अमाउंट दे रखा है आपको
20,000 का प्रोविजन आपके पास है, प्रोविजन आपके पास है। एजम्पशंस क्या कहा था, अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो आप मान के लो कि आपको पुराना प्रोविजन, यानी आपने पहले से कोई प्रोविजन वगैरह बना रखा है, यानी आज को कोई बैड डेट्स हो जाते हैं तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले जाओगे, आप उसको प्रोविजन से एडजस्ट करोगे, राइट। तो पता है ये क्वेश्चन, मान लीजिए कोई बैड डेट्स हो जाता है और बोला कि आप बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चार्ज होगा, आप बोलोगे हो हेलो इस ईयर में कुछ चार्ज नहीं होगा, पहले से प्रोविजन बना हुआ उसमें से ही निकालो, ठीक है। करेंगे अभी आगे ही, ठीक है। बैड डेट्स में, बैड डेट्स यानी एक्सपेंस यानी लॉस, आपका बैलेंस होना चाहिए डेबिट। ये अमाउंट थोड़ा ऊपर आ गया है, ठीक है, यहाँ आना चाहिए था, बट हाँ आप इससे तो समझ ही जाओगे कि डेबिट है तो ये बैड डेट्स का अमाउंट है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास तीन चीजें दे रखी हैं, एडिशनल जानकारी, यानी इस जानकारी के लिए कहता है कि आप अकाउंटेंट बनिए, आप ट्रीटमेंट करिए, इसके लिए हमने आपको करके दे दिया, हमने यहाँ पे आपकी सहायता कर दी, ये सब आपस में एडजस्टमेंट कोरस्पोंडेंस जो भी अकाउंट होते हैं, जो भी इनका डुअल एस्पेक्ट होता है, सब हो चुका है। अब आपके पास ये फर्दर जानकारी है, बनिए अकाउंटेंट और करिए इसकी एंट्री, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या जानकारी है, हमारे पास है कि आपके पास एडिशनल बेड डेट्स हैं, यानी आपके पास ड्यूरिंग द ईयर इतने बेड डेट्स हो रखे थे, आपने कंफर्म थे और आपने इस सबकी एंट्री वेंट्री कर दी, जब आप बनाने लगे ना अपने फाइनल अकाउंट तब आपको कंफर्म हुआ अरे 10,000 तो और भी हो गए, अरे 10,000 तो और भी बेड डेट्स हो गए, ठीक है। यानी 6,000 आपको पहले से ही पता था, और अभी मिला, मान लीजिए कि मिड ऑफ द ईयर में पता चला, ये स्टार्टिंग हो गई, जब भी ड्यूरिंग द ईयर आपको 6,000 पहले से पता, 10,000 फिर से पता लग गया जब आप अपने फाइनल अकाउंट बनाने लगे, तो टोटल आपका बेड डेट्स जो हुआ ड्यूरिंग द ईयर का वो कितना का हुआ, ये आपके बेड डेट्स ये कितने हो गए, ये आपके कितने हो गए, 16,000, ठीक है। आगे अब कहता है मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% और सन्नी डेटर। अच्छा, कंपनी की पॉलिसी है अपनी कि भाई वो सन्नी डेटर्स, मतलब उनका अपना एक ट्रेंड रहा है कि जितना उनको मिलना होता है पैसा उसमें 10% आता ही नहीं, ठीक है, उनका अपना ट्रेंड रहा है, तो उस बेसिस पे वो प्रोविजन बना के चलते होंगे कि भाई हमें पता है इतने में से 10% तो नहीं आने वाला है, तो प्रोविजन बना के चलो, ठीक है। तो प्रोविजन उनका क्या पॉलिसी है कि वो मेंटेन करके रखते हैं अपने पास, 10% का प्रोविजन मेंटेन करके रखते हैं, जो भी सन्नी डेटर्स है, जो भी उनके पास पैसा आना है, उनका ट्रेंड ये रहा है कि 10% उसमें से नहीं आते, तो वो क्या करते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं क्या, प्रोविजन किसका, सन्डे डेटर का, डाउटफुल डेट्स के लिए, ठीक है। ओके, कहता है कि पास करो जनरल एंट्री, सो करो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट, मैंने आपके लिए दिया है तो हम समझ पाएंगे आसानी से, और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ और पास करो जनरल एंट्री, ठीक है। और साथ में आप ये भी बताओ कि टोटल अमाउंट कितना चार्ज होगा पीएनएल में, पीएनएल में टोटल अमाउंट कितना चार्ज होगा, यानी इस साल का जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसमें कितना जाएगा, उसका उसकी जो हमारी कहानियां दे रखी हैं कितने की वजह से हमारा पीएनएल कम होगा इस ईयर का, ठीक है। तो जनरल एंट्री करते हैं, ये मैंने दिया है सो दैट अगेन आपको जो जनरल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज वीडियो जो भी देखते हो आप पीछे कार्य अच्छे से समझते हुए आइए, कहीं कोई डाउट उस वीडियो में वही कमेंट डाल दीजिए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, या तो फर्दर वीडियो डाल के या कैसे भी नेक्स्ट कोई वीडियो बना के, या कमेंट में आंसर सॉल्व हो पाएगा तो वहां से, तो क्या होगा आज आगे के चैप्टर उतने ही इजी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले का क्लियर होगा जो हमने पढ़ा है, तो ये जो सारी चीजें मैं समझा रही हूँ ना, जो फर्दर कॉन्सेप्ट इसमें यूज और को समझा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, यू बी लाइक ओ ये तो मुझे पता ही है, इट वुड बी इजी, इट वुड बी केक फॉर यू, राइट। ओके, तो जनरल एंट्री हम सबसे पहले करते हैं बेड डेट्स की, बेड डेट्स हो गए हमारे पास। तो बेड डेट जब होते हैं, हमने एंट्री पहले देख ली, इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस करी, तो हमारा एंट्री हो जाएगा बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्नी डेटर 10,000 10,000 एंट्री हो गई। अगला है आपके पास टोटल 16,000 का बेड डेट्स हो गया, ये लॉस हो गया, ये आप एक्सपेंस लॉस हो गया, ये एक्सपेंस लॉस जो हुआ वो आप कहाँ करोगे, पीएल में चार्ज करोगे, लेकिन थम जाओ, रुको जरा, नहीं ऐसा नहीं करना, प्रोविजन बना रखा है, पीएनएल में मत ले जाओ, यहाँ से सेट ऑफ करो, 20,000 का पहले से बना हुआ है ना, पहले ही आपने कभी का प्रोविजन बना रखा है तो प्रॉफिट वगैरह तभी कम कर दिया होगा, फिर से थोड़ी कम करोगे, एक ही चीज के लिए दो दो बार प्रॉफिट कम, नो, ये तो जास्ती हो जाएगी, राइट। तो 20,000 में से 16,000 चले जाएंगे, यानी हमारा जो बेड डेट्स है जिसका नेचर डेबिट होता है, जिसकी एंट्री बेड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रखी है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रखी है, क्या हो रखी है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, ये खर्चा ये लॉस अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, पीएनएल का पार्ट बनेगा, तो ये खर्चा कम होगा, उल्टा कर देंगे इसका रूप, तो ये टू हो जाएगा, टू बेड डेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू बेड डेट्स, लेकिन ये पीएनएल से चार्ज नहीं होगा, पीएनएल कम नहीं होगा इसकी वजह से, ये प्रोविजन से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले पिगी बैंक बना रखा है, और प्रोविजन का नेचर होता है क्रेडिट, जो प्रोविजन जो आपने पिगी बैंक बना रखा है 20,000 का, उसमें से 16,000 निकालोगे तो आपका पिगी बैंक कम हो जाएगा, आपका प्रोविजन कम हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी का जो नेचर वाली चीज जिसका बैलेंस जिसका नेचर क्रेडिट होता है वो कम होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट, तो प्रोविजन वुड बी डेबिट एंड बेड डेट्स वुड बी क्रेडिट, ठीक है।
आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, ठीक है। यानी हमने बैड डेट्स नाम का खर्चा कम करके उसको पिगी बैंक में एडजस्ट कर दिया, तो खर्चा बैड डेट्स का कम किया, यानी वो क्रेडिट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, और क्या बोला हुआ है। तो जैसे आपने इसकी एंट्री कर दी, ये जो कहानी हुई, ये जो कहानी हुई, इसकी एंट्री कर दी, ठीक है। और इस कहानी के बाद इसको एडजस्ट भी तो करना होगा, ये पीएनएल में जाएगा, तो बाई ऑब्वियस ये पीएनएल में जाएगा, तो उसकी एंट्री भी आपने कर दी, मतलब जो ये खर्चा हो उसको पीएनएल में भेज दिया। जब खर्चे को पीएनएल में भेजोगे, यानी खर्चा का नाम चेंज करके आप पीएनएल कर रहे हो, खर्चे का रूप चेंज करके आप पीएनएल कर रहे हो, या कह लो खर्चे को आप पीएनएल में भेज रहे हो, तो यानी वो अपनी जगह से हटके पीएनएल के रूप में आ जाएगा, पीएनएल की जगह आ जाएगा, तो पीएनएल आ जाएगा खर्चे की जगह, और वो खर्चा उस जो पर्टिकुलर खर्चा है वो कम हो जाएगा। तभी हमने एंट्री करी है टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, यानी बैड डेट्स को क्रेडिट किया है। खर्चे का नेचर होता है डेबिट, बट हम उसको कम करें क्योंकि उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस अपना रूप लेके आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि वही डालेंगे सारे एक्सपेंसेस, सारे खर्चे, सारी इनकम, तभी आपका क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। तो समझिए, तो ये जो टू बैड, जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए कि बैड डेट्स से हमारे एक्सपेंसेस है, लॉस है, तो हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्या वो कम हो रहे, नहीं, नहीं कम नहीं हो रहे। उसका हम रूप चेंज कर रहे हैं, उसको हम उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे सारे खर्चे की जगह कहीं तो लाओगे, तभी तो निकालोगे प्रॉफिट। तो ये बस हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी हमने अकाउंट में बोला ये बैड डेट्स हमारे कहाँ मूव हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब सब सारे खर्चे की जगह, सारे लॉसेस की जगह क्या चमकेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ऐसा। तो इसीलिए, और अकाउंटिंग में हम ऐसे बेड डेट्स को मिटा के वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं ले देंगे। बेड डेट्स को मिटाना नहीं है, बेड डेट्स डेबिट चमक रहा है उसको हटा देंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे, उसकी हम किसको चमकाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। अच्छा, तो हमने ये 10,000 जो बैड डेट्स हुए उसकी एंट्री कर दी। इस 10,000 के बैड डेट्स हुए, खर्चा हुआ, लॉस हुआ, तो डेफिनेटली प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट होगा, तो वो हमने कर दिया। बट प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब किया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट नहीं किया, क्योंकि प्रोविजन मतलब हमने प्रोविजन को डेबिट कर दिया, ठीक है। अगला कहता है आपको डाउटफुल डेट्स के लिए 10% बना के रखना सन्डी डेटर्स पे। तो आपका सन्डी डेटर्स है कितना, देखो, आपको डाउट उन्हीं पे होगा ना जो आपके पास फ्रेश प्योर पड़े हुए हैं, जिनसे पैसा आपको आना है, डाउट तो उन्हीं पे होगा जिनको आपको पता है पैसा ही नहीं आ रहा, उनसे डाउट क्या रखना है, ठीक है। या जो आपको पहले से पता है कि डाउटफुल है, उनपे फर्दर क्या डाउट रखना। यानी अगर आप प्रोविजन क्रिएट करते हो डाउटफुल डेट्स का, तो उस पे करोगे ना जो एकदम फ्रेश हो, जो एकदम बढ़िया डेटर्स है, जिनपे कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई कुछ भी डाउट नहीं है, और कुछ भी उसमें से लॉस नहीं हुआ, बेड डेट्स नहीं हुआ है, तो वो सारा जो अमाउंट होगा उस पे आप क्रिएट करोगे, ठीक है। तो आपका सन्डी डेटर रियल में फ्रेश बचा कितना है, तो आपका सन्डी डेटर है 4,10,000, ठीक है। ये 6,000 का आपका जो बेड डेट्स हुआ है, ये डेफिनेटली इसमें से पहले से एडजस्ट होगा, यानी आपका जो डेटर रहा होगा ना वो 4,16,000 रहा होगा, उसमें से 6,000 हट गया, तो आपके पास बचा कितना, 4,10,000 बचा, कितना बचा, 4,10,000 बचा, ठीक है। अब इस 4,10,000 में कहता है कि 10,000 और बैड डेट्स हो गए, तो 10,000 और घटा दीजिए ना, तो आपके पास फ्रेश, सुंदर, सोबर, विश्वसनीय जिनसे मिल रहा है वो कितने बचे, 4 लाख, कितने बचे, 4 लाख बच गए, ठीक है, ओके। आप इन 4 लाख का क्या बनाएंगे, आप इस 4 लाख का बनाएंगे 10%, 10% कितना हो गया, 10% हो गया 40,000, यानी आपको 40,000 का प्रोविजन बनाना है। 40,000 का आपको क्या बनाना, प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन बनाना है, ठीक है। प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, देखो प्रोविजन, अगर आपको किसी ने एक कहानी सुनाई, कहानी में बोलता है आपको 40,000 का प्रोविजन बनाना है, बस। अगर आपको कोई प्रोविजन बनाना है तो उस कहानी में क्या कहेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा, अगर हमें डाउटफुल डेट्स के लिए बनाना है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा डुअल एस्पेक्ट का इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ेगा ना। तो यानी इस कहानी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल नाम आएगा और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम आएगा, क्योंकि प्रोविजन का जो बनाते हैं उसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कम होता है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे 40,000 का प्रोविजन मेंटेन, अच्छा एक चीज और ध्यान देनी है, मेंटेन करना है, क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। यानी 40,000 का आपका टोटल प्रोविजन आपकी बुक में होना चाहिए, मेंटेन बोला है ना, ये नहीं बोला कि फर्दर आपको 40,000 का प्रोविजन बनाना है। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि आपको फर्दर से 40,000 का प्रोविजन बनाना है, क्वेश्चन ने बोला कि आपको मेंटेन करना है 10%, यानी मेंटेन करना है 40,000, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहले भी तो कुछ प्रोविजन पड़े थे ना, पहले कितने पड़े थे, 20,000, उसमें से 16,000 आपने यूज कर लिए, 16,000 क्यों, क्योंकि आपके पास टोटल ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, कितना हुआ है,
वो खर्चा जिसके लिए आपने प्रोविजन बनाया है, वो लॉस जिसके लिए आपने प्रोविजन बनाया है 16,000, तो आपके पास 4,000 यहाँ से बचे हैं ना, 4,000 बचे हैं, 4,000 क्या है लेफ्ट है। तो आपको सिर्फ अब कितने का प्रोविजन क्रिएट करना है, सिर्फ 36,000 का, सिर्फ 36,000 का प्रोविजन बनाना है, क्योंकि टोटल मेंटेन करना है 40,000। 4,000 अभी भी बचे हुए हैं बैलेंस प्रोविजन के, तो फर्दर आप बना दोगे 36,000। ठीक है। तो फर्दर आप सिर्फ कितने का प्रोविजन बनाओगे, 36,000 का, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, प्रोविजन जो आपकी लाइबिलिटी का नेचर का होता है वो क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम होने का मतलब है आपका प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई चीज जाने का मतलब है, कोई खर्चा कोई एक्सपेंस जाने का मतलब है वो आपकी इनकम को कम करेगा। इनकम कम होती है तो क्या होगा, डेबिट, क्योंकि उसका नेचर क्या होता है क्रेडिट, और वो कम होगा तो क्या होगा, डेबिट। इनकम कम होगी, क्योंकि देखिए प्रोविजन मतलब क्या है, आप अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हो, प्रोविजन का मतलब ही क्या हुआ, आप एज एक्सपेंस एज अ लॉस दिखा रहे हो, नहीं ओवरऑल आप अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हो। बाबा प्रॉफिट जो होता है वो उसका नेचर होता है इनकम, प्रॉफिट रेवेन्यू का नेचर होता है क्रेडिट। जब आप कम करोगे, कम कर रहे हो क्यों, क्योंकि प्रोविजन बना रहे हो, आपका और खर्चा आ गया, बस अभी हुआ नहीं, बस होने ही वाला है, राइट। तो आपका प्रॉफिट कम होगा, इनकम कम होगा, उसका नेचर होता है क्रेडिट, कम होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और सारे प्रॉफिट को, सारे एक्सपेंसेस को एट द एंड पे कौन अपना नाम देता है, कौन डिनोट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा, अब आपका जो मेन एग्जाम में जो एग्जैक्टली पूछता है ज्यादातर, वो पूछेगा, वो बोलेगा कि ये टोटल अमाउंट टू बी चार्ज टू द पीएनएल, पीएनएल में आप कितना चार्ज करोगे, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ये अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, आपको जो बैड डेट हुआ, जो टोटल लॉस हुआ है वो आपको हुआ है, वो आपको हुआ है 16,000 का। ठीक है, 16,000 का हुआ है, एक काम ये हुआ है। दूसरा, आपने फर्दर प्रोविजन बनाया, क्या बनाया, प्रोविजन बनाया। ठीक है, वो बनाया आपने 36,000 का, क्योंकि आपको मेंटेन करना, तो आपने 36,000 बनाया। ये जो 16,000 है, जो ये एक्सपेंस हुआ है, ये जो लॉस हुआ है, क्या ये पीएनएल में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रोविजन बना रखा था, उससे सेट ऑफ हो जाएगा। यानी ये 16,000 का इम्पैक्ट अब इस बार इस ईयर पीएनएल में नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे एक पीरियड में आपने प्रोविजन बना रखा था, उससे ऑलरेडी प्रॉफिट कम हो रखा है। एक ही चीज से बार बार प्रॉफिट कम करना इज नॉट अ फिजिबल वे, इज नॉट अ करेक्ट पिक्चर। तो इस 16,000 का इम्पैक्ट तो पीएनएल में नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमने पहले पीएनएल कम कर लिया था, किस रूप में कम कर लिया था, प्रोविजन के रूप में, पिगी बैंक बना के अमाउंट सेट असाइड करके पहले ही। तो ये तो नहीं जाएगा। अब ये जो प्रोविजन है, जो प्रोविजन बना है 36,000 का, जो प्रोविजन बनता है तो पीएनएल से ही तो बनाओगे, वही जो कहानी 16,000 के लिए हमने पहले कर ली, वो हम इस 36,000 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सच में हमें 36,000 का बैड डेट्स हो गया ना, तो फिर से हमारा पीएनएल कम नहीं होगा, ये 36,000 का प्रोविजन कम होगा। बट जब प्रोविजन बन रहा है, मतलब अल्टीमेटली आपका खर्चा, आपका नुकसान जाएगा तो पीएनएल में। बस बात ये है कि आज आपका खर्चा ना जाके प्रोविजन आप बना रहे हो, कल को जब खर्चा हो तो प्रोविजन के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि पहले ही पिगी बैंक बन रखा है। ठीक है, तो ये पीएनएल में जाएगा आपका, ये जो प्रोविजन बन रहा है ये पीएनएल में जाएगा आपका। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आपको फर्दर समझ में आने के लिए। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। आपके बेड डेट्स कितने हुए थे, 6,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, और भी आपको कितने मिल गए बेड डेट्स, 10,000, टोटल आपका ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, 16,000 का बेड डेट्स हो गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बेड डेट्स, ये पूरा का पूरा बेड डेट्स कहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा, प्रोविजन सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बेड डेट्स की वजह से, टोटल बेड डेट्स की वजह से आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि किससे सेट हो गया, प्रोविजन से। प्रोविजन पहले बना था पीएनएल से, ठीक है। प्रोविजन क्रिएटेड, प्रोविजन कहाँ से बनेगा, पीएनएल से बनेगा। हमने कहानी समझी कि अगर प्रोविजन क्रिएट करना है तो उस कहानी में क्या क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा और प्रोविजन आएगा। तो प्रोविजन आपका क्या था, हमने 36,000 निकाला कि कैसे आएगा। ठीक है, आपका थोड़ा जो टोटल है वो 40,000 मेंटेन होना चाहिए, जिसमें से 16,000, जिसमें से 20,000 पहले का था, बट उस 20,000 में से आपका चला गया कितना, 16,000, तो बचे थे 4,000। तो 40,000 में से जो 40,000 जो बनने चाहिए, जो मेंटेन होने चाहिए, उसमें से बचे हैं कितने, चार, तो नेट आपका बनना कितना चाहिए, आपका नेट बनना चाहिए 36,000 का, ठीक है। आपका डेटर, डेटर आपका 4,10,000 था, सी। आपको जो 4,10,000 का डेटर था वो रियल में 4,16,000 थे, बट 6,000 वगैरह सब एडजस्ट हो गया था, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा था आपको। जो ये डेटर्स हैं ये 4,10,000, ये आपका ये सब एडजस्ट करने के बाद था,
क्योंकि विद इन द ट्रायल बैलेंस है। तो अब फर्दर कुछ जानकारी आती है तो मतलब उसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हो रखा, इसका ट्रीटमेंट हो रखा है। मैंने बताया था ना, ये 416 था, ये 6000 बन गया है, क्योंकि 6000 बनने के बाद ही 410 बनेगा। और अंदर है तो मतलब ये 6000 ऑलरेडी एडजस्ट है, यानी ऑलरेडी एडजस्ट है, तो ये कितना रहा होगा, 4,16,000। तो यानी अब हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जितना किसी और अकाउंटेंट ने काम कर दिया था, वो 4,10,000 पे पड़ा था। अब हमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली कि अब आप अकाउंटिंग करो, वो ये मिली कि 4,10,000 के आपके डेटर थे, सब कुछ एडजस्ट होने के तक, जो आपके पहले घटनाएं हो चुकी थी। आप ऐसा मान लीजिए ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें दे रखी है ना, वो है जो आपके पहले हुई घटना है, यानी वो कोई और अकाउंटेंट करके चला गया। ठीक है, आप जब आए तो आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ट्रीटमेंट करो। ठीक है, तो आपके लिए तो 4 लाख, जब आप आए तो आपके लिए 4,10,000 अकाउंट था अमाउंट। आपके सामने हुआ सिर्फ कितना, बेड डेट 10,000, तो आपके लिए बन जाएगा 4 लाख का अमाउंट। ठीक है, 4 लाख में आपने टोटल 40,000 का क्या किया है, वो भी आपने प्रोविजन भी मेंटेन किया है, आपने प्रोविजन भी मेंटेन कर रखा है, वो भी आपका डाउटफुल। तो देखो, अगर आप अपनी बुक में यहाँ पे सिंपल 4 लाख दिखा दो, ठीक है, और यहाँ पे प्रोविजन दिखा दो कितने का, 40,000 का, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो नेट आपका जो बनेगा, अगर यहाँ पे 40,000 का प्रोविजन है, 4 लाख का यहाँ पे, तो नेट कोई भी आपकी बुक देखेगा तो ये बोलेगा 4 लाख का है डेटर, लेकिन प्रोविजन भी है डाउटफुल वालों के लिए। तो मतलब जो डेटर है ना, सिर्फ 4 लाख माइनस 40,000 ही है। एक ये तरीका हो गया, कोई आपकी बुक देखा है। एक तरीका हो गया, आपके पास 4 लाख का था और आपके पास 40,000 का डाउटफुल है, मतलब हमारे पास 3,60,000 ही है। एक ये तरीका हो गया, आपने किसी को अपनी बुक दी, उसने कहा अच्छा आपके पास 3,60,000 का डेटर है नेट में, जिससे आपको मिलना है। ठीक है, एक है कि आप यहाँ 4 का दिखाओ, यहाँ पे 40 का दिखाओ, फिर कोई देखेगा अच्छा 4 का है, फिर कहेगा नहीं नहीं 4 का नहीं है, 40 डाउटफुल भी है, मतलब 3,60,000 का ही है ना, देखा जाए तो 3,60,000 इज द ट्रू पिक्चर, करेक्ट पिक्चर, क्योंकि भाई डाउटफुल हो गए। ठीक है, क्योंकि हाँ, हम प्रूडेंस बोलता है कि आप प्रोविजंस बना लो होने वाले एक्सपेंसेस के, तो रियल में आप 3,60,000 ही मान के चलोगे। तो इसलिए ये तरीका ज्यादा बेटर होता है कि आप यहीं पे दिखा दो। ठीक है, तो आपका 4 लाख का था, बट नहीं, 40,000 डाउटफुल है, तो रियल में आपका देखा जाए ना तो टोटल तो 360 ही है। ठीक है, ओके। तो टोटल बैलेंस जो आपका आंसर बनेगा, वो बनेगा टोटल जो चार्ज होगा पीएनएल में, वो 36,000 होगा, और जो आपका डेटर होगा उसका अमाउंट होगा 3,60,000। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आपका आ गया फाइनली एग्जाम का क्वेश्चन, क्या आ गया, फाइनली एग्जाम का क्वेश्चन आ गया, वो करते हैं हम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। देखिए, ये क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं ना, अगर आपको पीछे एग्जांपल समझ में आ गई तो बहुत इजी बनेगा। नहीं आए होंगे तो एक बार फिर से उसको देखिए, आई होप वो आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो बताइएगा, एक बार रिवीजन करके देख लीजिएगा, तो आ जाना चाहिए वो आपको समझ में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो देन यू विल फील कि हाँ, क्वेश्चन इज नॉट दैट मच टफ, वी कैन डू इट इफ वी हैव द प्रॉपर क्लियरेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म एज ऑन दिस। ठीक है, 2022 का आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बोल लीजिए, डेटर बोल लीजिए, संजी डेटर बोल लीजिए, सब एक ही नाम है, पर्यायवाची है, सिनोनिम से। ठीक है, कितना है आपके पास, 25 लाख का है। ठीक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है आपका 1,40,000। ट्रायल बैलेंस के अंदर पुराना प्रोविजन दे रखा है, हमने बेसिक एग्जामिनेशन में पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर पुराना प्रोविजन दे रखा है, मतलब उसका ट्रीटमेंट पहले हो रखा है, वो एडजस्टमेंट है, वो पुराना प्रोविजन। ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई प्रोविजन दे रखा है, मतलब पुराना प्रोविजन है, उसका जो भी कोरेस्पोंडेंस अकाउंट है, जो भी एंट्रीज है अपनी डोला एस्पेक्ट वगैरह वाली, वो सब एडजस्ट हो रखी। ठीक है, अच्छा, बेड डेट्स है वही हाल, पुराना मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर रखा, तो यानी ये 40,000 जो है इस 25 लाख में से एडजस्ट हो सकते हैं, यानी ये अपने आप में जो आपका डेटर रियल में रहा होगा ना, वो 25,40,000 रहा होगा, बट 40,000 का बेड डेट्स हो गया, तो आपने तो बोला 25 लाख है, तो आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाया उस समय तक आपको जितना कंफर्म था वो ये था कि 40,000 का था, तो आपने वो 25,40,000 में से माइनस करके 25 लाख दिखा दिए, और इसको डेबिट यहाँ पे दिखा दिया, डेबिट नेचर होता है बेड डेट्स का, राइट। तो और फिर अब जब फाइनल बुक बनाने लगे तो आपको क्या पता लगा, तब आपको पता लगा कि आपके पास एडिशनल बेड डेट्स आ गए 2 लाख के। ठीक है, ये समझ में आया ना, कि जब आप ट्रायल बैलेंस जब तक बना, क्योंकि आपके स्टेप है, प्रोसेस है, राइट। आपने जनरल एंट्री करी उस समय आपको जितना पता, आपने लेजर बनाया उस समय आपको जितना पता था। ओके, सो जो एडिशनल बेड डेट्स हैं आपके ड्यूरिंग द ईयर के, वो 2 लाख के, राइट। ओके, और आपको मतलब ड्यूरिंग द ईयर ही आपको था कि कंफर्म हो गया 40,000 नहीं मिलेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाने तक जो आपको कंफर्मेशन थी वो इतनी थी। ट्रायल बैलेंस के बाद यानी जब आप आ गए, जब आपको अकाउंटिंग करने को दिया गया, तो बोला गया कि 2 लाख के और भी हो गए, तो यानी इसका आप करोगे ट्रीटमेंट, राइट। तो
इसके साथ साथ यानी अगर मैं देखूं बेड डेट्स देखूं सिर्फ मैं, तो मेरे पास बेड डेट्स जो टोटल हो जाएंगे, जो टोटल बेड डेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2,40,000, 40,000 जिसका ट्रीटमेंट हो रखा है, पहले वाले अकाउंट में कर दिया था क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है, आप ऐसा मान के चले। एंड बाकी 2 लाख का जो अब हुआ है उसका आप करने वाले हैं, क्योंकि अब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आप करेंगे। ओके। द फर्म हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल टू 10%। ठीक है, फर्म के पास ये पॉलिसी है कि वो 10% के बराबर बना के रखेंगे, क्या बना के रखेंगे, प्रावधान जो भी डाउटफुल डेट्स है उनके। ठीक है। ओके। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा था टोटल अमाउंट टू बी चार्ज टू पीएनएल, टोटल अमाउंट क्या होगा जो पीएनएल को चार्ज किया जाएगा। अमेजिंग। ठीक है, कितना होगा टोटल अमाउंट जो पीएनएल को चार्ज किया जाएगा, यानी इस साल का जो आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे उसमें आप कितना खर्चा लॉस वगैरह दिखाओगे, इस सिनेरियो को, ये जो कहानी आपको दे रखी है इस कहानी से आप कितना तात्पर्य निकालेंगे कि आपको पीएनएल में ले जाना चाहिए। ठीक है, इस साल के, राइट, क्योंकि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का बनता पीएनएल। ओके। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2,40,000 का क्या है, बेड डेट्स। बेड डेट्स आपके एक्सपेंस होते हैं, लॉस होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, पीएनएल में, पीएनएल में तो जाएंगे। पीएनएल ही तो वो चीज है जो इनकम और लॉस एक्सपेंस को दिखाता है, लेकिन आपने पहले से प्रोविजन बना रखा है, पहले से प्रोविजन बना रखा है। ठीक है, तो 2,40,000 में से आपने, आपके पास ऑलरेडी 1,40,000 का प्रोविजन है। ठीक है, तो सिर्फ 1 लाख हो गया, सिर्फ 1 लाख हो गया जो आपके पास जाएगा कहाँ पे, पीएनएल में। देखिए जो इसके पहले मैं जस्ट प्रैक्टिस किया उसमें क्या था कि हमारा प्रोविजन इतना ज्यादा था कि बेड डेट चार्ज करने के बाद भी 4,000 बच गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बेड डेट्स इतने ज्यादा हो गए कि हमारे प्रोविजन कम पड़ गया, राइट। तो इवन बेड डेट्स का खर्चा जो हमारा प्रोविजन सेट ऑफ नहीं हो पाया वो भी 1 लाख बच गया। ठीक है, उसके अलावा बोलता है कि आपको 10% का बनाना है प्रोविजन डाउटफुल डेट्स पे। देखो प्रोविजन उसी पे बनाओगे ना जितना आपका डेटर रहेगा, तो जो डेटर है वो हमें निकालना है कि एग्जैक्ट में अब कितने साफ सुथरे सुंदर प्यारे डेटर बने हैं। अब उसमें देखो, उनमें भी ना मुझे इतने पे डाउट है, तो पहले साफ सुथरे सुंदर प्यारे डेटर तो निकाल लो। ठीक है, आपके पास डेटर जो है 25 लाख का दे रखा है, कितने का दे रखा है, 25 लाख का। बेड डेट जो 40 का था वो एडजस्ट है क्योंकि विद इन द ट्रायल बैलेंस है, इसकी ट्रीटमेंट इसमें से हो रखी है क्योंकि हमने जैसे देखा कि 25,40,000 रहा होगा, जिसमें से 40,000 एडजस्ट करके ही 25 आपको दिया होगा। तो पहले वाले अकाउंटेंट ने ऑलरेडी कर दिया, उन्होंने आपको दे दिया ये लो बैलेंस 25 लाख का बचा है। आपके सामने 25 लाख में से 2 लाख का क्या हुआ, बेड डेट्स हुआ। तो 25 में से 2 लाख चले जाएंगे, तो हमारे पास जो डेटर, अगर मैं बोलूँ डेटर बोलूँ ट्रेड रिसीवेबल बोलूँ एक ही बात है, तो 25 लाख माइनस 2 लाख। ठीक है, ये वो 2 लाख है ना, वो बेड रेट से जो एडजस्ट नहीं हुए, तो आपके पास अब जो साफ सुथरे सुंदर प्यारे डेटर्स बने बचे हैं वो कितने बचे, 23 लाख। अब इन 23 पे जो बचे हैं, जो आपको है कि आने हैं, क्योंकि ये तो 2 लाख खत्म हो गए, आने नहीं है, इसको हटा के अब आप बोलोगे मेरे 23 लाख है जो मुझे मिलने हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी की आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है कि आपको 10% डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बना के रखना है, क्योंकि आपका रहा है ऐसा एक्सपीरियंस कि जितना मिलना होता 10% उसमें से नहीं आता। जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। ओके। अब 23 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 2,30,000। ठीक है, ये बन गया। तो अब देखो 1 लाख तो बेड डेट्स का आपका पेनल से जाएगा। ठीक है, और 2,30,000 आपका जाएगा जो आप प्रोविजन बनाओगे। फिर से समझते हैं, आपके पास पूछा गया है कि पीएनएल से कितना चार्ज, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना एक्सपेंस कितना लॉस दिखाओगे इस दिए गए कहानी के लिए फॉर द पीरियड। ठीक है, आपने कहा कि आपके पास बेड डेट्स यानी लॉस 40,000 के थे, 2 लाख के और हो गए, तो टोटल आपके पास लॉस एक्सपेंस हुआ 2,40,000 का। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा दिखा दो पीएनएल में, लेकिन नहीं, रुको रुको रुको, आपने पहले से 1,40,000 का प्रोविजन बना रखा है, तो यानी पहले से आपने 1,40,000 से अपना पीएनएल कम कर रखा है पिछले किसी साल में। ठीक है, तो अब फिर से थोड़ी पीरियड कम करेंगे, राइट, क्योंकि देखो प्रोविजन एस्टिमेशन के बेस पे होता है, जरूरी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि हमने पिछले साल क्यों कम कर दिया, खर्चा तो हमारा अभी हुआ है। लाइक प्रोविजन तो है ही ना, एस्टिमेशन तो, एस्टिमेशन इज नॉट नेसेसरी टू बी करेक्ट एवरी टाइम, राइट। ओके, तो हमने ऑलरेडी 1,40,000 माइनस कर दिया है। अब हमारे पास जो 2,40,000 का बेड डेट्स हुआ है उसमें से हम पिगी बैंक में से कितना, यानी प्रोविजन में से कितना यूज कर लेंगे, 1,40,000। बाकी जो 1 लाख बचा वो आपको अल्टीमेटली कहाँ डालना पड़ेगा, इस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप 1,40,000 डाल दोगे, एक्सपेंस चला गया, लॉस चला गया। ठीक है,
उसके साथ साथ आपको फिर से पिगी बैंक, फिर से प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन इज अगेन क्या, आपका लॉस ही है। बस अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, ठीक है, हुआ नहीं है, होने वाला है, बस होने वाला है। थोड़ा सा अमाउंट नहीं कंफर्म है, बस होने वाला है, ठीक है, वही तो होता है प्रोविजन। तो उसके लिए भी आप अपना प्रॉफिट कम कर दोगे। तो वो कितना है, प्रोविजन कितना बना, प्रोविजन बना 25 लाख का आपका डेटर था। उस 25 लाख में से आपने जो है 2 लाख और घटा दिए। 2 लाख ही और क्यों घटाए, 240 क्यों, क्योंकि 40 ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है, बिकॉज वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। यानी आपका डेटर ही 2 लाख 40 हजार, सॉरी 25 लाख 40 हजार का था। वो बना ही 25 लाख आफ्टर 40,000 ही है, ठीक है। 25 वो बना ही 40 हजार के बाद है, 40 हजार को एडजस्ट करने के बाद है। तो सिर्फ 2 लाख ही हैं जो एडजस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि वो बाहर है, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है। वो तब इन्फॉर्मेशन आई जब आप अकाउंटिंग करने आए, ठीक है। तो 2 लाख और घटाओगे तो बचेगा 23 लाख। 23 लाख का 10% होता है 2,30,000। तो 2,30,000 का तो प्रोविजन होने वाला एक्सपेंस, और जो हो चुका एक्सपेंस हो चुका 2,40,000, ठीक है। और जो होने वाला है वो 2,30,000, लेकिन जो हो चुका है 2,40,000 उसमें से ऑलरेडी आपने प्रोविजन बनाया था, तो सिर्फ 1 लाख ही है। 1 लाख प्लस 2,30,000, तो आपका बनेगा ये आंसर, ठीक है। आपका ये क्या बनना चाहिए, आपका ये बनना चाहिए आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आई होप आपको समझ में आएगा। ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक दो लगाने पड़ते हैं साथ में, बट आप प्रैक्टिस करेंगे फोर श्योर हो जाएगा, रिवीजन करिएगा। देखिए ये होता है, ये नहीं, यही तो बैलेंस है। कुछ इजी होगा, कुछ टफ होगा, राइट, यही सब मिलके तो बैलेंस बनाते हैं। तो घबराइएगा मत, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करिएगा, हो जाएंगी चीजें। फिर भी कोई दिक्कत आती है प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा, बट हाँ करना है हमें, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, आपका अगेन एग्जाम ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आ गया है। सेम क्वेश्चन है, देखिए सब सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। आई वुड से कि आप ये स्वयं करें, और आप इसको अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो बताइएगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज ये खुद ही आप करें, ठीक है। इसमें बस एक चीज ध्यान रखिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दे रखा है इंस्टेड ऑफ डाउटफुल डेट। तो जो डाउटफुल डेट होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल ही वैसे होगा, डाउटफुल डेट वैसे ही होगा। बस आप इसको डिस्काउंट देखो, प्रोविजन है ना, ठीक है। डिस्काउंट मतलब खर्चा ही है, खर्चा आपने एक्सपेक्ट करे कि आपको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, तभी मे भी हो सकता है कि आपको लगता होगा कि 1 लाख मुझे किसी से आने हैं, आ नहीं रहे, अगर मैं उसको 20 हजार डिस्काउंट दे दूंगा तो पूरे चार्जेस की पैसा आ जाएगा। तो आपने क्या क्या ये बोल लिया कि मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो सिंपल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो, एक ही जैसा ट्रीटमेंट होगा। तो हमने जैसे ऊपर किया है बिल्कुल डिट्टो ये ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये स्वयं करेंगे, ये आप स्वयं करेंगे परीक्षा में जाने से पहले की परीक्षा है ये आपकी, ठीक है। तो आप ये स्वयं करेंगे, कोई डाउट होगा तो हम देख लेंगे साथ में, ठीक है। हम क्वेश्चन इसको मैं करा दूंगी, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल, मतलब बीमा योग्य जो राशि है, जिसका बीमा कराया जाना है उसका गणना करना है आपको, ठीक है। एक इंसिडेंट दे रखा है कि कोई कंपनी है जहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ है 1 मार्च 2016 को, ठीक है। और कहता है टर्नओवर, टर्नओवर मतलब होता है सेल। टर्नओवर जो है 1 मार्च 2015 से 29/2/2016, 29/2/2016 और 1/3/2016, मतलब ये बताना चाह रहा है कि जिस दिन फायर इंसिडेंट हो उसके जस्ट पहले का जो ईयर है, उस दिन का जो टर्नओवर है, जो सेल है, वो, माफ कीजिएगा यहाँ पे टर्नओवर का अमाउंट मेंशन करना रह गया पीडीएफ में। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, 88 लाख का टर्नओवर का अमाउंट है, और जो पीडीएफ जब मैं प्रोवाइड करूंगी वीडियो के लिंक में, तो उसमें ये प्रॉपर क्वेश्चन आएगा। इसमें बस यही मिस हुआ है कि 88 लाख का करना रह गया, ठीक है। तो आपका टर्नओवर, आपका सेल कितना है, 88 लाख, ओके। और आपका जीपी रेशियो कितना है, 20%। आपका जीपी रेशियो कितना है, 20%, या जीपी बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अब कहते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज, मतलब जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें मल्टीपल मल्टीपल क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं। उसमें एक क्लॉज ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस के, कि जो प्रोवाइड करता है, जो आपको बोलता है कि इंक्रीज ऑफ टर्नओवर बाय 10%, वो ये बोलता है, इंश्योरेंस का प्रावधान ये है कि जो भी आपका टर्नओवर होगा उसका 10% इंक्रीज होगा, 10% इंक्रीज माना जाएगा, ठीक है। 10% क्या माना जाएगा, इंक्रीज माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसमें क्या, फायर और फायर से जो इंश्योरेंस आप करवाना चाह रहे हैं उसके लिए कितना सम इंश्योर करवाओ, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस कराओगे, इन शॉर्ट ये अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, कितने अमाउंट का, अमाउंट कितना आप इंश्योर करवाओगे वो, ठीक है। तो एक तो हो गया आपके पास इतने का टर्नओवर है जस्ट बिफोर, उस ईयर, जस्ट उस ईयर का जो जिस दिन फायर इंसिडेंट हुआ उसके जस्ट पहले के ईयर का, ठीक है। और आपका जीपी रेशियो 20% है। और प्रावधान है, यानी आप जो इंश्योरेंस करवाओगे, देखो आप जो इंश्योरेंस करवाओगे वो कब का करवाओगे, नेक्स्ट इस ईयर का,
2016 2017 का, और आपको टर्नओवर दे रखा है 2015 2016 का। ठीक है। आप जो इंश्योरेंस अब करवाओगे, अगर आप इस डेट पे बैठे हैं, तो आप जो इंश्योरेंस करवाओगे 16-17 का करवाओगे। आपका जो टर्नओवर दे रखा है वो 15-16 का दे रखा है, और क्लॉज क्या बोलता है कि 10% का इंक्रीज या वृद्धि हम मानेंगे टर्नओवर में। तो यानी 15-16 में जो टर्नओवर हुआ 88 लाख का, 16-17 में कितना होगा? 88 लाख प्लस में 10%। 88 लाख प्लस में 10%, किसका? 88 लाख का, या फिर बोल दीजिए 88 लाख का 110%। ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कि आपका टर्नओवर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका टर्नओवर इतना है, ठीक है, इतने का टर्नओवर है, और 10% का रेट इंक्रीज है, मतलब जो, जैसे मेरी इतनी इस समय जितनी टर्नओवर है, उसके अगली है उसमें 10%, उसके अगली है उसका और 10%, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये इसका क्लोज है। ठीक है। आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इतना है, और ये डेट देके कैसे बोल रहा है कि तो इस, ये जो डेट है, ये डेट कौन सी है? 16-17, जिस हिसाब से यहाँ पे डेट दे रखी है, इससे ये पता चल रहा है कि 15-16 है। अगर ये डेट हम देखें तो ये पता चल रहा है ना कि 15-16 है और ये 16-17 है। तो कहना चाह रहा है कि 15-16 को आपको इतना टर्नओवर था, आपको 16-17 के लिए अमाउंट इंश्योरेबल निकालना है, कितना अमाउंट इंश्योरेबल कराए। 15-16 का आपको टर्नओवर दे रखा है, 16-17 के लिए आपको अमाउंट निकालना है कितना इंश्योर कराया जाए। और ये भी बोल रखा है कि जो भी आप अमाउंट इंश्योर कराओगे, जो भी आपका मतलब क्लोज है, वो बोलता है कि टर्नओवर आपका इंक्रीज होता जाएगा 10% से। ठीक है। टर्नओवर इंक्रीज होता जाएगा, यदि पिछले साल का जो टर्नओवर है, डेफिनेटली इस साल यानी 16-17 में उसका 10% एक्स्ट्रा होगा। क्लोज ही ऐसा मान रखा है कि ऐसा रहेगा। ठीक है। तो 80, तो हमारा जो टर्न ओवर होगा वो हो जाएगा 88 लाख। ठीक है। 88 लाख प्लस में 88 का आप कर दो 10%। ठीक है। तो ये जो आएगा अमाउंट, ये जो आंसर आएगा, उस आंसर का आप 20% कर लो। 20% क्या है? जीपी रेशियो, वही आपका सम इंश्योरेबल आ जाएगा। वही क्या आएगा? सम इंश्योरेबल। क्या जाएगा? सम इंश्योरेबल। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को लगा होगा कि हम जो इंश्योरेंस कराएंगे वो 88 लाख प्लस उसका 10%, यानी 88 लाख का जो 110% आएगा उसका करवाएंगे। नहीं नहीं, आपको इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? आपको जो अमाउंट मिलना था, जो आपको लॉस हुआ, इंश्योरेंस किसका होता है? जिस, जो आपको लॉस हुआ है उसी का इंश्योरेंस कराओगे ना। आपको लॉस कितने को, देखो आप कितने का जो भी सामान बेचोगे उससे आपको जो प्रॉफिट आएगा, अल्टीमेटली वही आपका लॉस है। आपने कुछ दिया कुछ लिया, दुनिया भर की ट्रांजेक्शन है, तो एट द एंड आपके हाथ में क्या आता है? प्रॉफिट। अगर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? प्रॉफिट। अगर वो सामान नहीं बिका, नहीं आपने बेच पाया, कुछ इशू आ गया, तो आपको क्या नहीं मिलेगा एट द एंड? प्रॉफिट ही तो है ना जो लॉस होगा। तो आपको प्रॉफिट का ही इंश्योरेंस कराना होता है। ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है कि हमें टर्नओवर अमाउंट का इंश्योरेंस कराना, नहीं। हम किसका, हमें किस चीज का लॉस होगा? क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब ये होता है जिस चीज का आपको लॉस हो उसी का इंश्योरेंस होता है। लॉस हमें होगा प्रॉफिट का, क्योंकि आप जो भी टर्नओवर करोगे, सेल करोगे, परचेज करोगे, दुनिया भर की चीजें करोगे, एट द एंड आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और वो नहीं मिलेगा अगर फायर इंसिडेंट हो जाएगा। तो लॉस क्या हुआ? प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस हुआ। तो आप इंश्योरेंस किसका कराओगे? ग्रॉस प्रॉफिट का कराओगे। ठीक है। तो किसका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा? टर्नओवर, कितनी सेल हुई आपकी, जितनी सेल हुई उसका 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। यानी अगर आपका सब कुछ अच्छा होता तो 16-17 में आपका 88 लाख प्लस उसका 10% की सेल होती, राइट? उसकी सेल होती, और उसका 20% आपको प्रॉफिट मिल जाता। बट फायर इंसिडेंट हो गया, सेल हुई नहीं, सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो किसका हम कराएंगे इंश्योरेंस? प्रॉफिट का। वो कैसे निकलेगा? जो हमने लिखा 88 लाख प्लस 10% उसका टोटल टर्नओवर, उसी टर्नओवर यानी उसी सेल का 20% क्या निकलेगा? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आप कैलकुलेट जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आपका आंसर आना चाहिए। ओके। एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन कहता है adjustment given or given are recorded once in trading and profit and loss account and again in balance sheet account। ठीक है। सो इट इज बिकॉज ऑफ, ये किसकी वजह से है? ठीक है। आप ही बताइए किसकी वजह से। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एडजस्टमेंट एक एक बार यहाँ रिकॉर्ड होता है, एक बार वहां रिकॉर्ड होता है। बैलेंस शीट में किसकी वजह से होता है? डुअल एस्पेक्ट की बहुत बात बोलना चाह रहे हैं। किसकी बात बोलना चाह रहे हैं? डुअल एस्पेक्ट की बात कह रहा है। जो भी एडजस्टमेंट है और आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो, जैसे मान लीजिए जो भी एडजस्टमेंट आपने किया, जो भी एडजस्टमेंट आपने किया, बेड डेट्स का किया आपने, राइट? ओके, प्रोविजन बनाया, ये सब आपने क्या किया? अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गया और बैलेंस शीट में भी लेगा। बैलेंस शीट में जो आपने डेटर यहाँ बनाया, डेटर लिखा, तो यहाँ पे से बेड डेट माइनस किया, प्रोविजन माइनस किया, तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। वो क्या, वो यही बता रहा है कि डुअल एस्पेक्ट, कि कुछ कहीं होगा तो कुछ कहीं और भी होगा। ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट ही आपका आंसर है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट एट पेड आर अकाउंटेड। आपने खर्चा कर लिया, पे नहीं किया है, फिर भी आप उसकी अकाउंटिंग करते हो, क्यों करते हो? हमने क्या पढ़ा था कि आपने सर्विस किसी से यूटिलाइज कर ली, आपकी जिम्मेदारी बन गई, आपको पेमेंट आपने कि आपको पेमेंट करनी है, आपने पेमेंट करी हो ना करी हो आपकी जिम्मेदारी बन गई, आप अपनी बुक में उसकी रिकॉर्डिंग करोगे, आप अपनी बुक में उसको एक्सपेंस मानोगे, राइट? तो कौन सा है, कौन आके बोलता है ऐसा करना है? वो कौन बोलता है? वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है। वो कहता है अगर आपकी जिम्मेदारी आ गई है, अगर आपकी जिम्मेदारी आ गई है, या फिर अगर आपका हक बन गया है कहीं से रिसीव करने का अमाउंट, तो आप उसको अपनी एक्सपेंस, अपना इनकम मान लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, भले ही कैश आया हो या नहीं आया हो, कैश आया गया हो या नहीं आया गया हो। ठीक, तो ये वो क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, ये अपने बिल्कुल स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, जो मैंने पहली या दूसरी वीडियो में किया था। ओके, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। बहुत बढ़िया, मशीन आपने ली होगी तभी तो उसे इंस्टॉल करा रहे हो, उसके लिए आपने मजदूरी दी है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप जब एसेट लोगे या जो अभी आपके सामान होते हैं उसको उस लेवल तक, उस रूप में पहुंचाने तक, जब वो रेडी फॉर यूज हो जाए, ठीक है, रेडी फॉर कि अब आप रेडी है, आप यूज कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, आपकी फैक्ट्री या जो भी ऑफिस है उसमें चीजें स्टार्ट हो सकती हैं, उस लेवल तक, मैनेजमेंट के इंटेंशन लेवल तक। मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या होगी? यही ना कि भाई यूज करने के लिए रेडी हो जाए, अब यूज हम कर सकें। उस लेवल तक जो भी खर्चे करो वो सब उस कॉस्ट, उस एसेट का कॉस्ट बनेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू में ऐड होता जाएगा, ना कि एक खर्चे मतलब अलग से खर्चे के रूप में नहीं दिखेगा। आप ऐसा वेजेस एक्सपेंस करके अपनी बुक में नहीं दिखाओगे, आप मशीन में ही वो खर्चा, वो वैल्यू ऐड कर दोगे। अगर आपका मशीन 10 का था, 2 का आपका इंस्टॉल हो गया, तो 12 दिखा दोगे, ऐसे वेजेस नाम से खर्चा नहीं दिखेगा, ठीक है। ओके, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉस्ट। फाइनली हम ये जो अब तक हमने ये डिस्कस किए कॉन्सेप्ट इतनी बार, इसके पहले में रिजर्व में, या इसके पहले भी हमने डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया, वो ये किस कॉन्सेप्ट के तहत आता है? ये आता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट के तहत, ठीक है। किसके तहत आता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन द बैलेंस शीट इन द एसेट, ठीक है। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस अगर आप करते हो, प्रीपेड मतलब हो गया कि आपका भी खर्चा नहीं बनता लेकिन आपने पहले ही पेमेंट कर दिया। आपका खर्चा नहीं बनता लेकिन आपने पहले ही पेमेंट कर दी है, ठीक है। ओके, आपका खर्चा नहीं बनता लेकिन आपने पहले ही पेमेंट कर दी है, तो इसका एडजस्टमेंट आप करते हो, ये बैलेंस शीट में आ जाता है। मतलब ये एज अ खर्चा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं देखता। आपने इंश्योरेंस की पेमेंट करी है, और लेकिन वो कौन सा इंश्योरेंस है? प्रीपेड है जी, प्रीपेड है, लेकिन अब इस खर्चा तो है ना, इंश्योरेंस मतलब आपका खर्चा, लेकिन ये पीएल में नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? ये बैलेंस शीट में दिखता है एज ए एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस आपका एज ए एसेट दिखता है। ये इसलिए दिखता है क्योंकि आपने प्री पे कर दिया, मतलब आपको उस पर्सन से अब सर्विस मिलनी है, आपके हक आ गया कि आप उस पर्सन पे, आपका हक आ गया, आप उससे सर्विस लोगे फ्यूचर में, ठीक है। तो आपके लिए हक है, आपकी संपत्ति बन जाएगी प्रीपेड, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्यों हमने पे कर दिया, पे कर दिया, कैश हमने पे कर दिया ना, पे कर दिया हमने, राइट? तो पे कर दिया तो दिखा दो ना खर्चा, नहीं, पे करने के बेस पे नहीं होता। आप पैसा आ गया, इनकम हो गई, पैसा चला गया, एक्सपेंस हो गया, ये तो कैश बेसिस हो गया ना, हमने जो बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था। नहीं, कैश बेसिस पे आपको करना ही नहीं है, आपको तो एक्रूअल बेसिस पे करना है। आपको किसके बेसिस पे करना है? एक्रूअल की। सच में आपका जिम्मेदारी आ गया कि आपने वो सर्विस ले ली, आपकी जिम्मेदारी आ गई, आपको पे करना है। उसी तरह या आपका हक आ गया कि आपको इनकम मिलनी है, बट यहाँ पे आपने इंश्योरेंस का खर्चा पे कर दिया, बट क्या आपकी जिम्मेदारी आई थी? नहीं आई थी, आपने बस पे कर दिया। तो जब जिम्मेदारी नहीं आई थी तब भी और तब पे कर दिया, तो हम नहीं इसको मानेंगे ना, हम मानते हैं उसी को जहाँ पे आपका एक्रूअल बेसिस मानते हैं ना, कि जब इवेंट, जब काम, जब चीजें इनकर होंगी, जब इनकर होंगी, ऑकर होंगी, होंगी, घटित होंगी, तभी होंगी, तभी मानी जाएंगी, ठीक है, तभी आपका वो एक्सपेंस वगैरह माना जाएगा। तो इसलिए हम पे कर देते हैं, तो हम इसको पार्क कर देंगे बैलेंस शीट में, बोलेंगे हमारा कैश तो चला गया, पे कर दिया, हमारा कैश तो डाउन हो गया, लेकिन हमारा एक्सपेंस नहीं बढ़ा। कैश डाउन होने का मतलब कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो क्या डेबिट में एक्सपेंस आएगा? डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में एक्सपेंस आएगा? नहीं, डेबिट में आएगा प्रीपेड। प्रीपेड ये एक एसेट के नाम पे आ जाएगा, ये एसेट के नाम पे आ जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। अगर एक्सपेंस डाल दोगे, अगर डेबिट में एक्सपेंस डाला तो ये पीएनएल में चला जाएगा, पीएनएल में तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपका भी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो जाएगा आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे, आगे कहता है, देखिए आगे कहता है, फरवरी 2023 से लोन है 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का लोन है, पार्थ को दिया गया 12% के इंटरेस्ट पे, ठीक है।
कब दिया गया? फरवरी में दिया गया। ठीक है, इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो 3 मंथ का रिसीव हो गया, यानी फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का रिसीव हो गया। फिनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो, अपनी फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, अपनी फाइनल बुक बना रहे हो आप 31 मार्च का, तो एडवांस कितना हुआ? देखिए, 1 लाख का आपका 12% जो हो गया वो बन गया 12,000, ये पूरे साल का हो गया, यानी 12 महीने का हो गया, 12 महीने का हो गया, तो 1 महीने का कितना बना? 1200 बना पर मंथ, पर मंथ। ठीक है, आपने फरवरी में दिया और मार्च में आप अपनी बुक क्लोज कर रहे हैं, मार्च आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, तो मार्च यानी आपका जो आपने लोन दिया, आपको इस अकाउंटिंग पीरियड में कितने महीने का इंटरेस्ट आपका बनना चाहिए? आपका बनना चाहिए फेब का और प्लस मार्च का, फेब का और मार्च का बनना चाहिए, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। लेकिन आपको जो मिला है अमाउंट वो मिल गया है फेब से अप्रैल तक, यानी आपको मिल गया है 3600, आपको मिला है, मिला कितना है? 3600। मिलना कितना चाहिए था? सूडो कितना इनकम होना चाहिए था आपको? 2400। तो कोई बात नहीं, हम कैश बेसिस पे थोड़ी चल रहे हैं, हम तो एक्चुअल बेसिस पे करना चल रहे हैं। हमारी इनकम, हमारा हक कितना बनता है? सिर्फ बनता है 2400, क्योंकि हमें निकालना ही फेब प्लस मार्च का है, क्योंकि हमारी बुक क्लोज हो रही है। फेब में हमने लोन दिया, यानी फेब से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कब तक मिलेगा? मार्च तक, क्योंकि मार्च में हमारी बुक क्लोज हो रही है, तो इस ईयर का क्लोजिंग क्या है? मार्च, तो मार्च तक की ही चीजें आएंगी ना, तो मार्च तक की इनकम आएगी। तो फेब मार्च की इनकम हो गई 1200 इंटू में, तो 2400। मिला आपको 3600 है, तो एडवांस कितना हो गया? 1200। तो आपका एडवांस कितना हो गया? 1200 एडवांस हो गया। ठीक है, एडवांस में मिल गया। अभी आपकी आपका हक बनता नहीं है पैसे का, लेकिन आपको पैसा आ गया, यानी आपकी घटना भी इंटर नहीं हुई है, घटना होगी अप्रैल में, अप्रैल वाले का अप्रैल में माना जाएगी ना आपका हक, बट आ गया आपको, तो आपका एडवांस हो गया। ठीक, ओके। अगला है इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर ट्रांसफर टू। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? बैलेंस शीट में तो दो एक्सपेंस आता नहीं, राइट? ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जैसे अब बैलेंस शीट में नहीं आता तो ये भी गलत है। एक आ गया ट्रेडिंग और एक आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। हम ट्रेडिंग से निकालते हैं जीपी। जीपी, जीपी का मतलब ही होता है कि जितना भी आपका एडजस्टेड परचेज, उसमें बस प्लस कर लो डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस कर दो सेल से, तो आपका क्या आ जाता है? जीपी। बस यही होता है ट्रेडिंग। तो मतलब डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट तो कुछ होता नहीं, तो किस में आएगा इनडायरेक्ट? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेजेस एंड सैलरी अकाउंट इज सोन इन द। वेजेस एंड सैलरी का मतलब हो गया कि वो, देखो जब वेजेस एंड सैलरी बोले तो मतलब जो फैक्ट्री में खर्चा लगा है, फैक्ट्री में लगा है तो मतलब आपकी प्रोडक्शन में लगा होगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। यानी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और प्रोडक्शन करके आप सामान बेच रहे हो, तो आपका डायरेक्ट खर्चा होगा ना जो प्रोडक्शन में लगेगा, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि यहीं से तो जीपी आता है, वही जो हमने ऊपर देखा कि कितना, तो नेट परचेज एडजस्टेड परचेज है आपका, जो भी आपका एडजस्टेड परचेज रहा है उसमें प्लस का जो डायरेक्ट एक्सपेंस, बस उसमें से माइनस कर दो, सेल आपका आ गया। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? जो भी प्रोडक्शन में लगा हो, या फिर अगर आपका ट्रेडिंग यूनिट है, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो सामान को लाने तक, अपने स्टोर तक लाने तक जो खर्चा लगा है। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, तो सामान लाने तक, उसको प्रोड्यूस करने तक, प्रोडक्शन में जितना खर्चा लगा वो सब, राइट? तो वेजेस मजदूरी फैक्ट्री में लगती है, हम ये मानेंगे फैक्ट्री में जो वर्कर्स को मजदूरी दी जाती है वो वेजेस एंड सैलरी का मतलब वो है, ये सिंपल इसका मतलब मजदूरी है, तो ये फैक्ट्री वाली है, तो ये ट्रेडिंग में जाएगी एनी। लेकिन लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस दे दे, तो ये एक साथ अगर दे दे, इसका मतलब वो है जो सैलरी, ये इसका मतलब हो गया सैलरी। सैलरी जो नॉर्मली होता है वो ऑफिस वाले पर्सन को देते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट खर्चा नहीं है प्रोड्यूस करने का गुड्स को, ये हमारा डायरेक्ट खर्चा नहीं है, ये तो प्रोड्यूस करने के बाद की जो चीजें हैं, एक्टिविटीज है उनके लिए। तो ये आपका कहाँ आएगा? ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ध्यान से देखिएगा, वेजेस एंड सैलरी एंड फैक्ट्री का खर्चा यानी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सैलरी एंड वेजेस से मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब मैन्युफैक्चर होने की बाद की जो चीजें होती है, कि मैन्युफैक्चर होगा तब सामान बिकेगा, राइट? सामान बिकेगा, उसकी अकाउंटिंग होगी, प्रॉफिट आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा हो जाएगा, ऑफिस सही से संभल रहा है कि नहीं है, सब समय से आ रही जा रही, सब एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, राइट? तो ये सब फैक्ट्री से अलग थलग है, सामान बनने में इनका कोई नहीं, ये हो ना हो सामान तब भी बन जाएगा, राइट? एक बहुत अच्छा सा आप ये कह सकते हो कि जैसे हम बोलते नहीं है कि कोई खर्चा हुआ है एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने तक, तो मतलब ये है कि अगर हम वो खर्चा ना करें ना, तो रेडी फॉर यूज बनेगा नहीं जी। या फिर अगर हम ये खर्चा ना करें ना, तो प्रोडक्शन होगा नहीं, तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो मतलब प्रोडक्शन होने के लिए जो खर्चा होता है वही आपको देखना है, वही आपका ट्रेडिंग में जाएगा। तो वो कैसे पता लगाओगे? तो हम सिंपल, आप ये देख लो, अगर ये खर्चा नहीं किया ना तो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। आप ऐसे देख लो, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा कर दिया या नहीं किया तो प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी एक्टिविटीज में दिक्कत आएगी, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, करेक्ट है? तो ऐसे आपको माना इन शॉर्ट, आपका वेजेस एंड मजदूरी, सैलरी है तो मजदूरी यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, जो फैक्ट्री के खर्चे यानी जहाँ प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन मतलब आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वहीं से क्या निकलता है? ग्रोस प्रॉफिट।
सैलरी है तो मतलब आपका ऑफिस से रिगार्डिंग, यानी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, इसका मतलब वो आपका जाएगा पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू की जाती है कॉस्ट पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज मोर पे, या फिर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे। तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपका होता है ये विच एवर लेस पे, ये वही जो इन्वेंट्री हमने पढ़ा था अकाउंटिंग वैल्यूएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, उसी का एक पार्ट है। ये भी एक क्वेश्चन आता तो मैंने कवर कर लिया, मतलब उसमें से जैसे एक क्वेश्चन तो आता है फीफो लिफो के बेस पे कर दो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो हमने पढ़ा उसमें से एक उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक ये आ जाता तो मैंने ये भी यहाँ पे कवर कर लिया, जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो मैंने कवर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, उसकी वैल्यू आप करोगे कॉस्ट पे या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, विच एवर इज लेस। मतलब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्शन करी, आपने कोई सामान खरीदा था 10 रुपए का, ठीक है, आपने उस पर 2 रुपए की कॉस्ट लगा दी प्रोड्यूस करने में, टोटल 12 रुपए का हो गया, ये आपकी कॉस्ट है। लेकिन आपने देखा कि नहीं ये तो मार्केट में 10 ही का बिक पाएगा, तो नेट रियलाइजेबल, रियलाइजेबल वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को बेच के जो पैसा मिल जाए, वो रियलाइजेबल वैल्यू है। 10 ही आएगा तो ये रियलाइजेबल वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन दोनों में से आप अपनी बुक में, अपनी बैलेंस शीट में जो सामान बचा वो आपकी टोटल एसेट का पार्ट है। आपके पास कोई सामान बच गया, वो बिका नहीं है, वो अगली बार बिकेगा डेफिनेटली अगले अकाउंटिंग पीरियड में, वो आपके लिए एसेट है ना, टोटल एसेट का पार्ट है। अब आप बैलेंस शीट में उसको 12 पे रिकॉर्ड करेंगे या 10 पे रिकॉर्ड करेंगे, आप उसको 10 पे करेंगे, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अब अगर मान लीजिए दूसरा केस होता है 12 की कॉस्ट है और आपका रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो मान लीजिए 15 है, तो आप 12 का रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक में, 12 का रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, 12 का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, ओके। क्योंकि अच्छा अगर कभी कभी एग्जाम में आ जाए कि ये शायद पूछा भी है, हाँ ये देखो पूछा भी है कि क्लोजिंग स्टॉक आप वैल्यू करते हो कॉस्ट और नेट के लोअर पे, क्यों, किसकी वजह से, प्रूडेंस की वजह से। प्रूडेंस बोलता है कि अब यहाँ पे देखिए 12 की चीज 10 की हो गई, मतलब लॉस हो रहा है आपको, आपने बुक कर लिया फटाफट 10 का, 10 का बुक करने का मतलब क्या है, 2 रुपए आपने नहीं दिखाया, 2 रुपए से आपने अपनी बुक को कम कर दिया, राइट। 2 रुपए से आपने अपनी बुक में एसेट कम दिखाई, तो आपने क्या किया, जो फ्यूचर में होने वाला खर्चा है या लॉस है उसको अभी से ट्रीट किया, उसको अभी से समझा, उसको अभी से कंसिडरेट किया, उसको अभी से माना, कंसीडर किया। बट जो ये था कि 12 रुपए की कॉस्ट 15, 3 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, गेन दिख रहा है, राइट, बट उसको आपने कंसीडर, बट फिर भी आपने 12 का दिखाया, मतलब गेन को आपने कंसीडर नहीं किया। ये क्यों किया आपने, कौन है, प्रूडेंस, जो बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस लॉसेस को कंसीडर करो, बट गेन को नहीं करना, अल्टील अनलेस वो हो ना जाए, वो 100% श्योर ना हो। तो आपने बेच थोड़ी दिया सामान को, बेच दोगे तो सेल हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक बचा ही कहाँ, राइट। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो बिका नहीं है। ओके, अभी आप बस अंदाज लगा रहे हो, यू आर नॉट कंफर्म्ड दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट मच गेन। ओके, इसलिए आपने प्रूडेंस फॉलो करते हो, प्रूडेंस के बेस पे काम होता है। ओके, तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद दिस एज वेल, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी आर वेरी क्लोज टू क्लोज द अकाउंटिंग क्लासेस। अब एक या दो वीडियोस आएंगी ज्यादा से ज्यादा, एंड आपका अकाउंट्स खत्म हो जाएगा, जो भी मेन टॉपिक्स होते हैं वी हैव ट्राई टू कवर इट, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।